हेलो स्टूडेंट्स, हमने अभी समुच्चय पढ़ा था और समुच्चय में हमने साथ साथ में ये भी पढ़ा था कि समुच्चय को निरूपित करने की जो दो विधियां थी वो भी हमने पढ़ी थी। अब हम और इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 1.1 थी वो कंप्लीट हो गई थी। इसके बाद हम नेक्स्ट इसी को समुच्चय को अभी कंटिन्यू करेंगे और इसमें जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उससे रिलेटेड हम टॉपिक थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले बच्चों देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट है, ये है रिक्त समुच्चय। ठीक है, समुच्चय हम पढ़ चुके थे कि क्या होता है समुच्चय और उसको निरूपित किस किस तरीके से करते हैं। दो तरीक़ों से हम करते थे। तो अब आगे हम पढ़ने जा रहे हैं कि कुछ समुच्चय के प्रकार। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे रिक्त समुच्चय। समुच्चय से रिलेटेड ये कुछ टॉपिक्स हैं। तो बच्चों जैसे नाम से ही पता चल रहा है रिक्त समुच्चय, रिक्त, और इसको जो इंग्लिश में बोलते हैं एम्प्टी सेट बोलते हैं इसे। ठीक है ना, एम्प्टी, रिक्त जानते होंगे। एम्प्टी का मतलब क्या होता है या रिक्त का मतलब क्या होता है? खाली होता है ना, खाली। ठीक है ना, ये तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? रिक्त समुच्चय का मतलब क्या हो जाएगा अगर हम इसके नाम से ही देखें तो? रिक्त समुच्चय का मतलब वो समुच्चय हो जाएगा जिसमें कोई भी अवयव ना हो, मतलब एक भी अवयव ना हो। नॉर्मली हम यही तो पढ़ रहे थे, समुच्चय होता क्या है कि कलेक्शन होता है, वो संग्रह होता है कुछ वस्तुओं का जिनको कि हम अवयव भी कहते हैं, उनका वो कलेक्शन होता है। ठीक है ना, लेकिन कैसा कलेक्शन होता है? सुपरिभाषित होता है, वो अच्छे से परिभाषित होना चाहिए। लेकिन बच्चों अगर ऐसा हो जाए कि जो हम कलेक्शन ले रहे हैं या जो हमने बोला है, ठीक है ना, उसमें कोई अवयव है ही नहीं। ठीक है, इसके जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल से अभी अब समझाऊंगा, लेकिन कुल मिला के सबसे पहले इसकी परिभाषा देखी जाए तो परिभाषा यही है कि वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? रिक्त समुच्चय कहते हैं। उसके बाद इसके हम उदाहरण देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता रिक्त समुच्चय कहलाता है। इसके साथ साथ बच्चों इसको शून्य समुच्चय भी कहते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर हम यूज़ करेंगे बच्चों वो रिक्त समुच्चय का ही प्रयोग ज़्यादा करेंगे। शून्य समुच्चय भी बोलते थे क्योंकि शून्य अवयव है ही नहीं, कोई भी एक भी अवयव नहीं है। ठीक है, और इसको अगर जो निरूपित किया जाए तो बच्चों इसके लिए अलग से एक चिन्ह होता है इसको निरूपित करने का। ठीक है ना, तो रिक्त समुच्चय को जो निरूपित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है रिक्त समुच्चय को किसके द्वारा? फाई। ठीक है ना, गोला बनाओगे और इस तरीके से कट कर दोगे तो ये एक चिन्ह होता है, फाई चिन्ह होता है। या क्या करना है तुम्हें? देखो तुमने ये तो पढ़ा है ना कि मंझले कोष्ठक के अंदर उसका अवयव हम लिखते हैं। ठीक है ना, मंझला कोष्ठक है, उसके बाद अवयवों को कॉमा कॉमा करके हम रोस्टर रूप में लिखते हैं ना। ठीक है, लेकिन अगर रिक्त समुच्चय किसे बोलते हैं? जिसमें कि कोई अवयव होता ही नहीं। तो अगर तुम एक मंझला कोष्ठक मतलब स्टार्ट करो और एंड भी कर दो, उसके बीच में कुछ मत लिखो, ठीक है, तो भी हम बोलेंगे कि एक ऐसा समुच्चय रिक्त समुच्चय, इसके अंदर कुछ है ही नहीं। मतलब हमने कोष्ठक तो लिखा लेकिन कोष्ठक के अंदर हमने कुछ भी नहीं लिखा मंझले कोष्ठक के अंदर। तो या तो ये चिन्ह या ये चिन्ह यूज़ करते हैं। तो इसमें से भी बच्चों जो ज़्यादातर यूज़ हो, मतलब तुम्हें आगे भी चलता रहेगा, जो ज़्यादातर यूज़ होता है बच्चों ये वाला चिन्ह ज़्यादा होता है, फाई वाला चिन्ह काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है रिक्त समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए। फाई का काफ़ी ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, या ये वाला चिन्ह भी इसके लिए प्रयोग में होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये वाला किया जाता है। ठीक है, तो इसको इन चिन्हों से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों ये भी तुम्हें समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके उदाहरण से इसको समझ लेते हैं कि कैसे, मतलब जैसे कि मतलब कौन से होंगे वो, ऐसे कौन से होंगे कि जिनमें कोई अवयव है ही नहीं। ठीक है, और रिक्त समुच्चय जो हों, तो हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मान लो एक समुच्चय है, ये लिखा हुआ है कि एक्स दे रखा है, मैं इसे समुच्चय निर्माण रूप में लिख रहा हूँ। तुम्हें पता था ना, रोस्टर रूप था, समुच्चय निर्माण रूप था, तो समुच्चय निर्माण में लिख रहा हूँ कि एक्स किसी स्कूल में कक्षा 10 तथा 11 में अध्ययनरत, ठीक है ना, विद्यार्थियों की संख्या है। दोनों में लिख देता हूँ, दोनों में संख्या है। ठीक है ना, एक्स किसी स्कूल में
वर्तमान में कक्षा 10 तथा 11 में दोनों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या। मतलब क्या है, इसको समझो पहले तो। मतलब क्या है इसमें कहा है कि x कौन से विद्यार्थियों को ले रहे हैं हम। एक ऐसे विद्यार्थी हम ले रहे हैं कि जो अभी वर्तमान में अभी कक्षा 10 में भी पढ़ रहे हैं और कक्षा 11 में भी पढ़ रहे हैं। कक्षा 10 तथा 11 दोनों में पढ़ रहे हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों की संख्या। इसको ऐसे मत समझना, इसको गलत तरीके से मत समझ लेना कि 10 में भी जो 10 में पढ़ रहे हैं और जो 11 में पढ़ रहे हैं वो अलग अलग। ऐसे नहीं कहा है, तथा लिखा है ना बीच में। जो कक्षा 10 में भी पढ़ रहे हैं और जो कक्षा 11 में भी, ऐसे विद्यार्थी। ठीक है। तो बच्चों ऐसा स्कूल में हो सकता है कि क्या बोलते हैं कि कोई विद्यार्थी कक्षा 10 में भी पढ़े और वही विद्यार्थी कक्षा 11 में भी पढ़े। मतलब हमें ऐसे विद्यार्थी चाहिए कि जो 10 में भी पढ़ रहे हों और 11 में भी पढ़ रहे हों। ठीक है। तो ऐसा कोई होगा विद्यार्थी? ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं होगा ना बच्चों। तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये जो ए है समुच्चय, कैसा समुच्चय हो गया? फाई हो गया। मतलब रिक्त समुच्चय ये कहलाएगा, क्योंकि ऐसा कोई विद्यार्थी होता ही नहीं कि जो कक्षा 10 में भी पढ़े और जो कक्षा 11 में भी पढ़े एक ही साल में, उसी साल में। ठीक है ना। पढ़ते हैं लेकिन अलग अलग साल में पढ़ते हैं। ठीक है। तो एक टाइम पे ही क्या कक्षा 10 में भी हो सकता है, कोई कक्षा 11 में भी हो सकता है। ऐसा एडमिशन मिल सकता है, किसी को बिल्कुल भी नहीं मिल सकता है। तो बच्चों इसलिए क्या हो जाएगा, ये हम इसमें क्या करेंगे, इसको रिक्त समुच्चय मानेंगे। मतलब ऐसा जो पॉसिबल ना हो, इम्पॉसिबल है। ठीक है ना। कुछ भी उसके अंदर मतलब उस ऐसा होना जो संभव हो ही ना, तो हम वहाँ पे क्या बोलते हैं, फिर वो रिक्त समुच्चय कहलाता है बच्चों। और एग्जांपल जैसे मैं देख लेते हैं, थोड़ा सा और समझ में क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने एक समुच्चय लिया, ठीक है, x लिया है और x कितने से कितने के बीच में ले लेता हूँ मैं, x ले लेता हूँ 1 से और 2 के बीच में, और लिखा है कि क्या है, x एक प्राकृत संख्या है। तो बच्चों देखो, ध्यान से देखो, अब क्या चीज़ बोला गया कि x का मान 1 से 2 के बीच में। मैंने तुम्हें बताया था ना कि ये लेस देन वाला, ग्रेटर देन वाला जो चिन्ह होता है, इसका इसका मतलब है x का मान 1 से ज़्यादा है और x का मान 2 से क्या है, कम है। अगर इसमें कभी कभी इक्वल टू वाला साइन भी यहाँ पे लग जाता है, इसका मतलब होता है x का मान 1 भी है, ठीक है ना, 1 भी होगा, ठीक है ना, उससे ज़्यादा, ठीक है, और ऐसे 2 होगा और 2 से कम, यानी कि 1 और 2 के बीच में होगा, साथ में 1 और 2 भी होगा। ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे लेस देन का साइन यहाँ पे नहीं लगता बच्चों, तो तब इसका साफ सा मतलब है कि x का मान 1 नहीं हो सकता, ना 2 हो सकता, 1 से बड़ा होगा, 2 से छोटा होगा। तो उन्होंने कहा है कि x का मान 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है बच्चों, और साथ में एक प्राकृत संख्या भी बोली है कि x क्या है, 1 और 2 के बीच की एक प्राकृत संख्या है। कुल मिलाकर हम दोनों को साथ में मिलकर पढ़ें तो ये बोला जा रहा है इसमें कि x का मान 1 और 2 के बीच की क्या है, प्राकृत संख्या। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि 1 और 2 के बीच में क्या कोई प्राकृत संख्या होती है? तो प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5, यही तो होती है प्राकृत संख्या। तो 1 और 2 के बीच में तो कुछ ऐसी संख्याएं मिलेंगी ना, हमें 1.1, 1.2, 1.3, 1.7, 1.9, ये प्राकृत होती है? नहीं होती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ x एक प्राकृत संख्या है, तो इसका मतलब ऐसी कोई प्राकृत संख्या होती नहीं है जो 1 और 2 के बीच में, मतलब इसमें कोई अवयव हम आ ही नहीं सकता। मान लो मैं यहाँ पे लिखता 2 की जगह मैं यहाँ 3 लिख देता, तब इसका आंसर होता, तब बिल्कुल सही तब इसका आंसर हो जाता। तब 1 और 3 के बीच में हम बोलते हैं, तो 1 और 3 के बीच में तो होती है 2 होती है, 1 और 3 के बीच में तो 2 होती है, तब इसका आंसर 2 हो जाता है, एक प्राकृत संख्या 2 मिलेगी। लेकिन 1 और 2 के बीच में तो कुछ नहीं मिलेगा बच्चों। जैसे मैं मान लो मैं 2 और 3 के बीच में बोलूँ तभी भी कुछ नहीं मिलेगा, 7 और 8 के बीच में बोलूँ तभी भी कोई प्राकृत संख्या नहीं मिलेगी। प्राकृत लिखा है ना स्पेशल, यहाँ पे संख्या प्राकृत होनी चाहिए। तो सीधा सीधा बच्चों ये भी कैसा समुच्चय आ जाएगा, रिक्त समुच्चय आ जाएगा 5। तो इस तरीके से बच्चों ये उदाहरण से तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि रिक्त समुच्चय किस प्रकार के समुच्चय होते हैं। अभी तुम्हारी बुक में भी जो अलग से तुम्हारे जो उदाहरण दे रखे हैं, ठीक है ना, वो भी हम करेंगे अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चंस होंगे उससे रिलेटेड। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। देखो, अगर ये दे रखा है एक समुच्चय बी दे रखा है, एक्स सच दैट, ठीक है ना, सभी एक्स का समुच्चय इस प्रकार की एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 है और एक्स एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 0 और एक्स एक परिमेय संख्या, मतलब ये दोनों कंडीशन हो रही हैं या नहीं हो रही हैं एक साथ। अगर हो रही हैं तो ठीक है, फिर वो हम अवयव ले लेंगे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे जैसे हमने पीछे देखा था कि यहाँ पे ये वाली और ये वाली दोनों एक साथ नहीं हो रही थी, प्राकृत संख्या भी और इनके बीच में भी, तो हमने 5 बोला था। ऐसे बोला था 10 में भी और 11 में भी, दोनों में पढ़ने वाला। ऐसे ही देखना कि परिमेय संख्या होनी चाहिए, साथ में इसका सॉल्यूशन भी वही आना चाहिए परिमेय संख्या।
तो हम देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 ना, तो हम इसे सॉल्व करते हैं पहले। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, वर्गमूल 2 हो जाएगा। साथ में क्या आएगा, प्लस माइनस भी होता है, इतना तुम्हें पता ही होगा कि हमेशा ये द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण के हमेशा जो भी हल आते हैं वो 2 हल आते हैं, ठीक है ना। तो 2 हल आ गए प्लस माइनस। लेकिन ध्यान से देखो क्या है, परिमेय है, परिमेय संख्या नहीं है। बताया था ना तुम्हें पहले, मतलब तुमने पढ़ा हुआ होगा पिछली क्लास में कि परिमेय संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पे p और q कैसी संख्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है, और बटे में जो q होता है उसका मान शून्य नहीं होता है। तो 2/3, 3/4, 7, 8 ये संख्याएं 7/1, 8/1 करके लिख सकते हैं। लेकिन वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 7, वर्गमूल 11 इस टाइप की संख्याएं परिमेय नहीं होती है, बल्कि अपरिमेय होती है, क्योंकि इन्हें हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब है यहाँ पे तो ये निकला है अपरिमेय संख्या, और बोला है लेकिन x कैसी चाहिए, एक परिमेय संख्या। तो ये पॉसिबल है कि यहाँ पे कि मतलब ऐसा भी और साथ में परिमेय संख्या भी आ जाए, तो नहीं है ना। इसका मतलब है ये भी कैसा समुच्चय है, रिक्त समुच्चय। तो बच्चों इस टाइप वाले जो भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, रिक्त समुच्चय के उदाहरण आएंगे। अच्छा 2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं, ठीक है ना। x संख्या 2 से अधिक एक सम अभाज्य संख्या है। तो x क्या है, संख्या 2 से अधिक एक सम अभाज्य संख्या है। तो 2 से अधिक, तुम्हें पता है अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। अभाज्य संख्या का क्या होती हैं, जो केवल स्वयं से भाग जाती हैं, ठीक है ना, या 1 से जाती हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी होती हैं, 2 से शुरू करते हैं उन्हें। एक 2 होती है, फिर कौन सी होती है, 3 होती है, 5, ठीक है, और 7, 11 इस तरीके से हमें अभाज्य संख्याएं मिलती है ना, ये सबको पता होगा, ठीक है। 13, 17, 19 इस टाइप की संख्याएं। तो लेकिन उन्होंने कहा है कि हमें संख्या क्या चाहिए, 2 से ज़्यादा होनी चाहिए, और वो सम अभाज्य चाहिए, सम होनी चाहिए। तो बच्चों सम होती है कोई अभाज्य संख्या, होती है बिल्कुल, लेकिन वो कौन सी संख्या होती है, सम अभाज्य संख्या। एकमात्र जो सम अभाज्य संख्या है वो 2 है, ठीक है। लेकिन उन्होंने 2 से अधिक बोला है, स्पेशली उन्होंने कहा 2 से ज़्यादा। तो 2 से ज़्यादा में तो बच्चों 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है, लेकिन ये सब संख्याएं क्या सम भी होती हैं, नहीं होती है ना। तो इसका मतलब है ये भी कैसा आया, ये भी 5 दिखती, ऐसा मतलब सम अभाज्य संख्या 2 से अधिक होती नहीं है कोई। ऐसी का है यहाँ पे x स्क्वायर बराबर 4 है और x विषम है। तो हम देख लेते हैं ज़रा सॉल्व करके, x स्क्वायर बराबर 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल 4 यानी कि 2 हो जाएगा ना, लेकिन 2 आंसर आते हैं इसके प्लस माइनस 2। तो क्या ये विषम आया, देखो +2 -2 दोनों क्या हैं, सम है ना, दोनों के दोनों सम है, +2 भी सम है, -2 भी सम है, और जबकि हमें विषम चाहिए था। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, 5 हो गया। तो बच्चों इस तरीके से रिक्त समुच्चय का कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद बच्चों जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, अभी हमने रिक्त समुच्चय पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं इनको, मतलब बहुत ज़्यादा एक दूसरे से मतलब इस तरीके से मत देखना कि जैसे वो मैंने तुम्हें बताया था ना कि समुच्चय के रूप कितने तरीके से उसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण 2 पढ़े थे ना। यहाँ पे मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ कि समुच्चय के प्रकार कितने हैं, कि एक रिक्त हो गया, दूसरा परिमित हो गया, तीसरा परिमित, ऐसे नहीं है ये इनको अलग अलग करके देखो, ठीक है ना। तो सबसे पहले तुम्हें मतलब एक अलग ही टॉपिक समझो कि रिक्त समुच्चय अपने आप में एक अलग ही चीज़ थी, ठीक है ना। अब उससे लेना देना फिलहाल नहीं है, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं परिमित समुच्चय। तो इस तरीके से इसको ऐसे करके मत देखना कि एक रिक्त होता है, एक परिमित होता है, एक अपरिमित होता है, ठीक है। इस तरीके से नहीं होते हैं कि रिक्त अलग ही होता है, परिमित अलग ही होता है। ऐसा भी हो जाता है कि परिमित जो समुच्चय होता है वो रिक्त समुच्चय भी परिमित हो सकता है। ये सब हम पढ़ेंगे अभी यहाँ पर, ठीक है। तो इनको अलग अलग हमको देखते हुए चलना है। तो सबसे पहले परिमित, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, अभी हमने एक जो पढ़ा था, ये पढ़ा था कि हमें कैसा समुच्चय पढ़ा था, रिक्त समुच्चय, मतलब जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, वो पढ़ने जा रहे हैं परिमित और अपरिमित, ठीक है ना, परिमित और अपरिमित। तो बच्चों ये भी सेम है कि नाम से तुम्हें पता चल जाएगा। परिमित और अपरिमित में भी हम सबसे पहले कौन सा समुच्चय पढ़ेंगे, परिमित समुच्चय, ठीक है। परिमित अगर तुम्हें हिंदी अच्छे से आती होगी, ठीक है, तो तुम बता पाओगे किसे आप परिमित बोलते हैं, किसे अपरिमित बोलते हैं। परिमित मतलब जो कुछ निश्चित संख्या में होता है ना, परिमित को इंग्लिश में बोलते हैं फाइनाइट, और अपरिमित को इनफाइनाइट बोलते हैं, ठीक है। तो परिमित बच्चों मतलब निश्चित, मतलब जो निश्चित संख्या में। तो इससे तुम्हें साफ पता चल रहा है कि अगर कोई बच्चों समुच्चय है उसमें जो अवयवों की संख्या वो निश्चित है, ठीक है ना, फिक्स है संख्या, निश्चित संख्या है,
कि जिसको हम काउंट भी कर सकते हैं। ऐसी निश्चित संख्या है, सीमित संख्या है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो समुच्चय कैसा है, परिमित समुच्चय है। ठीक है, बल्कि अभी मैं दोनों को साथ में भी बता देता हूँ, थोड़ा सा एक दूसरे को समझने में आसानी हो जाएगी। परिमित, अपरिमित से परिमित भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अपरिमित किसे बोलेंगे, अपरिमित समुच्चय उसे बोलेंगे कि जिसमें जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती है, बल्कि कैसे होती है, अनिश्चित होती है। अनिश्चित मतलब जैसे कि अनिश्चित का मतलब हो गया, मतलब जैसे कि हमने मान लो हमने प्राकृत संख्या पढ़ा था, प्राकृत संख्या में का जो समुच्चय था वो क्या पढ़ा था हमने, 1 2 3 4 5 6 से हम कहाँ तक पहुँच जाते थे, अनंत तक पहुँच जाते थे, मतलब हम काउंट ही नहीं कर पाते थे उसे, अनिश्चित था ना वो। तो वो समुच्चय कैसा हो गया, अनिश्चित समुच्चय, जिसको हम मतलब काउंट ही नहीं कर पा रहे हैं, इतना ज़्यादा है। इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता था, लास्ट में हमें क्या लगाना पड़ता था, 3 डॉट लगाने पड़ते थे, डॉट डॉट डॉट, 3 डॉट और ख़त्म कर देना पड़ता था। हम लास्ट में कोई अवयव नहीं लिख पाते थे वो, क्योंकि अपरिमित होता था। ठीक है, तो इस तरीके से तुम समझ गए होंगे कि परिमित और अपरिमित में क्या है। तो सबसे पहले हम परिमित को लिख लेते हैं। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है परिमित में, वो भी मैं पहले बताऊंगा, उसके बाद मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगा। ठीक है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इम्पॉर्टेंट ये है कि जो रिक्त समुच्चय होता है, अभी पढ़ा था ना हमने रिक्त समुच्चय, तो मतलब मैंने तुम्हें ये बोला कि अगर किसी में एक है, ठीक है ना, मान लो एक अवयव है, या किसी में 2 अवयव हैं, तो ये कैसा है, परिमित समुच्चय बच्चों। ठीक है, अब एक और ये भी बताया कि इसमें अनंत तक, मतलब जिसमें 3 डॉट लगा दिए तो मतलब अनंत तक जा रहे हैं, वो कैसा, अपरिमित है। लेकिन एक क्वेश्चन है, अगर किसी में कोई अवयव हो ही ना, कौन सा वाला जो अवयव भी पढ़ा था, रिक्त समुच्चय, जिसमें कोई अवयवों की संख्या 0 है, ठीक है, कोई है ही नहीं, तो उसको क्या बोलते होंगे, वो परिमित होता होगा या अपरिमित होता होगा। तो बच्चों वो वाला किस में आता है, परिमित में आता है या अपरिमित में आता है। ठीक है, रिक्त समुच्चय में तो आता ही है वो। ठीक है, लेकिन रिक्त समुच्चय भी इन दोनों समुच्चय में से किसी के अंदर आता है। ठीक है, रिक्त समुच्चय अपने आप में तो एक समुच्चय है ही, लेकिन रिक्त समुच्चय भी या तो परिमित होता है या रिक्त समुच्चय अपरिमित होता है। क्या होता है रिक्त समुच्चय बच्चों, रिक्त समुच्चय होता है परिमित समुच्चय, मतलब जिसमें 0 है, अपरिमित तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा है उसमें, ठीक है ना, जिसको हम गिन ही नहीं पा रहे। ठीक है, तो हम अगर संख्या में बोलें कि कितने हैं, कोई हमसे पूछता है कि जो रिक्त समुच्चय है उसमें अवयवों की संख्या कितनी है, तो हम सीधा सीधा यही तो बोलते हैं, अवयवों की संख्या 0 है। ठीक है, 0 तो है, हम बता तो पा रहे हैं कि 0 है। ठीक है, तो वो भी किस में आता है बच्चों, परिमित समुच्चय में ही आता है। तो अब जब हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे ना, क्योंकि रिक्त समुच्चय को हम भी इसके अंदर ही रखते हैं ना, तो इसकी डेफिनेशन में ये स्पेशली हमें मेंशन करना पड़ेगा कि वो समुच्चय जो रिक्त भी है, रिक्त है, या जिसके अवयवों की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है। या तो रिक्त होगा वो, मतलब उसमें कुछ होगा ही ना, ठीक है ना, या तो उसमें कुछ हो ही ना, वो भी परिमित होता है, या फिर जो हो, अगर उसमें हो और जिनको हम काउंट कर पाएँ तो वो भी क्या होता है, फिर परिमित समुच्चय होता है। ठीक है बच्चों, तो इसकी डेफिनेशन आ जाएगी, एक समुच्चय जो रिक्त है या जिसके अवयवों की संख्या निश्चित होती है, परिमित समुच्चय कहलाता है। ठीक है बच्चों, कहलाता है। अब इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इसमें लिखते कैसे, पहले अच्छा ऐसा करते हैं, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल हमने बहुत बार यूज़ कर लिया, तो उसी को दोबारा से देख लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के किसका समुच्चय, स्वरों का। ठीक है ना, तो अंग्रेजी वर्णमाला में क्या जो स्वर होते हैं क्या फिक्स होते हैं, वो बिल्कुल फिक्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ए ई आई। समझाने के लिए इसमें एक ही काफ़ी है एग्जांपल, मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, जिसमें फिक्स होते हैं, तो इसमें फिक्स हैं ये बिल्कुल। ठीक है ना, 5 ही हैं इसमें। ठीक है, अब जो मैं तुम्हें नई चीज़ बच्चों को बताना चाह रहा था, ठीक है, तो इसमें तुम लिख सकते हो कि एक कैसा समुच्चय, ये परिमित समुच्चय है। ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट है, मैं जो तुम्हें बताना चाह रहा था बच्चों, बताना ये चाह रहा था कि इसमें जो अवयवों की संख्या क्योंकि निश्चित होती है ना,
तो इन अवयवों की संख्या को हम बता सकते हैं, ठीक है ना, किस अवयवों की संख्या कितनी होती है, ठीक है ना। एक तो बच्चों ये होता है कि इसमें अवयव कौन कौन से होते हैं, तो अवयव तो हमें पता है, इसमें ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, लेकिन एक है अवयवों की संख्या। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, मैं क्या बोल रहा हूँ, डिफ्रेंशिएट करना, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ एक है अवयव कौन कौन से, एक दूसरा अवयवों की संख्या कितनी है, वो गिनती में कितने हैं। तो संख्या गिनो जरा इनकी, 1 2 3 4 5, ये एक अलग बात बोली है मैंने, संख्या। तो बच्चों अगर कभी भी संख्या लिखनी हो ना कि अवयवों की संख्या कितनी है, तो उसको लिखने का एक तरीका होता है बच्चों। तो वो ऐसे लिखा जाता है, जैसे तुम्हें लिखना है स्मॉल एन, स्मॉल एन का मतलब हो गया नंबर, ठीक है ना, नंबर। उसके बाद अब किस में नंबर देखना है हमने, कौन सा वाले समुच्चय में, समुच्चय वी में देखना है। ये तो संख्या होगा, ये नंबर हो गया, संख्या आया समझ में, और ये क्या हो गया, समुच्चय हो गया, ठीक है बच्चों। ये है समुच्चय, ये है संख्या, मतलब जो वी समुच्चय है उसमें अवयवों की संख्या कितनी है, बल्कि संख्या भी किस चीज़ की संख्या, मैं और अच्छे से लिख दूँ तो यहाँ पे लिख दूँगा अवयवों की संख्या। एन का मतलब हो गया अवयवों की संख्या, किस में, समुच्चय में, वी समुच्चय में, वी समुच्चय में अवयवों की संख्या। तो कितनी है बच्चों अवयवों की संख्या, हमने गिना तो कितना हो गया, 5। तो इस तरीके से लिखने का तरीका है कि हम अवयवों की संख्या अगर हम किसी समुच्चय में लिखते हैं तो उसे ऐसे लिखा जाता है। एन, मान लो ए में अवयवों की संख्या तो एन ए लिखेंगे ब्रैकेट में, बी में अवयवों की संख्या तो एन बी लिखेंगे, सी में अवयवों की संख्या तो एन सी लिखते हैं बच्चों। परिमित ढंग से समझ में आ गया होगा बच्चों। तो हम नेक्स्ट अब हम जो पढ़ेंगे अपरिमित, तो वो भी मैं बता ही चुका हूँ, परिमित से रिलेटेड ही था क्योंकि वो, तो वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या होती है, अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती है, ठीक है ना, मतलब अनिश्चित होती है, क्या कहलाता है, अपरिमित समुच्चय कहलाता है, ठीक है बच्चों। तो अब हम इसमें एग्जाम्पल, इसमें हालांकि मैंने तुम्हें जैसे बताया कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, अगर प्राकृत संख्याओं का समुच्चय क्या बोला था मैंने, 1 2 3 4, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसके बाद दरअसल ये किया जाता है कि हम, क्योंकि सारे तो लिख नहीं सकते, तो दो तीन संख्याएं हम लिखते हैं, उसके बाद हम 3 डॉट लगाते हैं लास्ट में और इस तरीके से लिख देते हैं, ठीक है। तो इसमें संख्या कोई निश्चित तो है नहीं, ठीक है, इसलिए हम इसको इस तरीके से भी नहीं लिख सकते कि नंबर ऑफ एलिमेंट, अवयवों की संख्या कितनी है इसमें, जैसे हम लिखते हैं ना नंबर ऑफ एलिमेंट, क्योंकि तो परिमित होता है वहाँ लिख पाते हैं, यहाँ पे तो कोई संख्या है ही नहीं तो हम कुछ बता भी नहीं पाते। तो इस तरीके से बच्चों इसको लिखा जाता है। लिखा कैसे आता है ये दरअसल मैं पहले भी तुम्हें बता दिया था, उस टाइम पे भी मैंने बोला था ये चीज़ बाद में भी आएगी, तो आ चुकी है, लेकिन मैं एक दूसरा भी तुम्हें बताना चाहता हूँ इसमें ही, ठीक है। बाई चांस अगर ऐसा हो, एक समुच्चय और भी तो होता था, तुम्हें याद होगा, कौन सा समुच्चय, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। तो पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय मैंने जेड बताया था ना, और जो जेड होता है बच्चों वो माइनस अनंत से और प्लस अनंत के बीच में आता है, वो मतलब कुछ इस तरीके से होता था, 0 1 2 3 पूर्णांक पूरे अंक, लेकिन किस में, माइनस में भी होंगे। प्राकृत संख्याओं की खास बात होती थी कि वो किस में होते थे, प्राकृत संख्या तो किस में होते थे, पॉजिटिव भी होते थे, प्लस में होते थे, लेकिन पूर्णांक संख्याएं माइनस में भी होती हैं, शून्य भी पूर्णांक संख्या होती है, ठीक है। तो अगर हम इसको लिखना हो बच्चों तो कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो इसमें बच्चों जब एंड है, एंड में हमें पता है ना कि अनंत तक चलते हैं, तो वो मैंने रूल तुम्हें पहले ही बता रखा है कि कितने पॉइंट, कितने ये लगा देते हैं, पॉइंट 3, ठीक है, 3 बिंदु लगा दिए और इसको बंद कर दिया। लेकिन अगर शुरुआत भी हमारी कहीं पता नहीं है हमें कहाँ से स्टार्ट है, ठीक है ना, माइनस अनंत से हम चल रहे हैं, तो बच्चों यहाँ पे कैसे लिखा जाता है, तो यहाँ पे भी सेम वही होता है बच्चों। फिर यहाँ पे कितने बिंदु लिख दिए जाते हैं, यहाँ पे भी 3 बिंदु लिख के कॉमा लगा दिया जाता है। जैसे यहाँ पे कॉमा के बाद 3 बिंदु लगा दिए जाते हैं ना, यहाँ पे 3 बिंदु के बाद कॉमा लगा के और उसके बाद अवयव ऐसे करके लिखे जाते हैं। तो ये इस तरीके से यहाँ पे किया जाता है बच्चों। तो अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो बच्चों अब ये हो गया, ये मतलब उदाहरण मैंने अलग से इसका बता दिया, इसके भी बता दिए। अब मैं बुक के उदाहरण की बात कर रहा हूँ, मतलब जो क्वेश्चन है, तो उदाहरण 6 दे रखा है, क्वेश्चन है जो बुक में, ठीक है ना। तो उदाहरण 6 क्या है, बतलाइए, मतलब इन दोनों पे रिलेटेड क्वेश्चन जो दे रखा है, एक उदाहरण 6 दे रखा है जो परिमित और अपरिमित में। बतलाइए कि निम्नलिखित समुच्चयों में कौन परिमित है और
कौन अपरिमित है। ठीक है, तो क्या है इसमें नीचे समुच्चय कुछ दे रखे हैं, तुम्हें बताना परिमित कौन सा परिमित है कौन सा अपरिमित है। तो परिमित तुम्हें बता चुका हूँ मैं किसे बोलते हैं और अपरिमित किसे बोलते हैं, तो तुम आराम से इसको फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन सा परिमित और अपरिमित है। देखो बच्चों, दरअसल जो भी उदाहरण यहाँ पे दे रखे हैं ना, हम क्वेश्चन दे रखे हैं, तो ये दरअसल किस में रूप में दे रखे हैं, समुच्चय निर्माण रूप में दे रखे हैं ये। ठीक है ना, तो ये समुच्चय निर्माण रूप में दे रखे हैं। तो इसमें तुम्हें क्या करना है, इसको मतलब इजीली तुम बता दोगे कि ये परिमित है या अपरिमित है अगर तुम इसको किस में कन्वर्ट कर दो, रोस्टर रूप में कन्वर्ट कर दो। ठीक है ना, खासकर जो परिमित वाले हैं। ठीक है, तो इनको अगर रोस्टर रूप में कन्वर्ट कर दोगे तो एकदम से तुम्हें पता चल जाएगा परिमित हैं कि अपरिमित हैं क्या है। ठीक है, तो देखते हैं ज़रा यहाँ पे x बिलोंग्स टू n, मतलब x क्या होनी चाहिए, एक प्राकृत संख्या होनी चाहिए और साथ साथ में प्राकृत तो होनी चाहिए। प्राकृत तो 1 से अनंत तक होती हैं, 1 2 3 4 5 6। ये साथ साथ में ये भी, इसका सॉल्यूशन भी होना चाहिए x - 1 गुणा x - 2 बराबर 0। तो ये तो हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। तो हमें सॉल्व भी मिला हुआ है x - 1 x - 2 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा 1 और साथ में कितना आ जाएगा 2। तो 1 और 2 और साथ में प्राकृत भी चाहिए बच्चों। तो प्राकृत है 1 और 2 बिल्कुल है। तो इसका मतलब है हम इस वाले को अगर हम लिखना चाहें किसके रूप में, अगर हम a मान लो, इसको मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम रोस्टर रूप में लिखना चाहें तो ये आ गया 1 और 2। तो ये परिमित है, बिल्कुल परिमित है। तो हम लिख देंगे अतः क्या है, यह परिमित है। ठीक है बच्चों, निश्चित है, 2 ही तो अवयव हैं इसमें, तो साफ पता चल रहा है कि परिमित है ये। इसके बाद बच्चों अगर हम नेक्स्ट देखें, x बिलोंग्स टू n और x² बराबर 4। अब अभी हमको जो बताना है ना, बस केवल उस चीज़ पे ध्यान रखना। केवल ये पूछा गया कि परिमित है या अपरिमित है। ठीक है, तो अगर हम इस वाले को देखें तो एक प्राकृत संख्या भी होनी चाहिए साथ में x² बराबर 4। तो इसे सॉल्व कर देते हैं बच्चों। x बराबर वर्गमूल 4, तो वर्गमूल 4 कितना हो जाता है, 4 का वर्गमूल करो 2 होता है ना। लेकिन बच्चों ध्यान रखना हमेशा एक बार प्लस और माइनस, क्योंकि x² है ना, तो 2 मान हमेशा आते हैं, एक प्लस में और एक माइनस में। और उन्होंने कहा है x बिलोंग्स टू n, लेकिन n चाहिए हमको। x बिलोंग्स टू n मतलब प्राकृत संख्या। तो प्लस माइनस 2 में से प्राकृत कौन सी होती है, प्लस की होती है ना, +2। -2 तो प्राकृत नहीं होती। तो हमारा जो आंसर है कुल मिला के, अगर इसको हम माने a, तो जो हमारा आंसर है उसमें माइनस को नहीं लेंगे हम, क्योंकि हम उसी संख्या को लेते हैं जो इसको भी सेटिस्फाई करती है और इसको भी सेटिस्फाई करती है। मतलब x² बराबर 4 तो होना चाहिए, तो वहाँ से हमें +-2 तो मिला, लेकिन साथ साथ में वो प्राकृत संख्या भी होनी चाहिए। तो प्राकृत संख्या -2 नहीं है बच्चों, +2 है। तो हमारा आंसर यहाँ पे केवल +2 आएगा। लेकिन परिमित है कुल मिला के, हमें देखना बिल्कुल परिमित है। तो ये क्या है, इसमें भी संख्या निश्चित है ना, तो ये क्या है, परिमित है। ठीक है, तो नेक्स्ट है, यहाँ पे लिख भी सकते हो क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या क्या निश्चित है। ठीक है, यहाँ पे लिखना चाहता हूँ क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या निश्चित है, अतः यह क्या है, परिमित। निश्चित है अतः यह परिमित है। ऐसे इसमें भी लिख सकते हो कि क्योंकि ठीक है ना, इसमें अवयवों की संख्या निश्चित है तो अतः यह परिमित है। ठीक है, इसी नेक्स्ट बच्चों देखें, अगर हम एग्जाम्पल 3rd वाला, x बिलोंग्स टू n और 2x - 1 = 0। तो अब इसमें भी हमें x की वैल्यू कितनी, प्राकृत संख्या चाहिए और साथ में 2x - 1 0 होना चाहिए। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं बच्चों। तो कितना है, 1/2। तो ध्यान से देखोगे x का मान 1/2 और साथ में प्राकृत संख्या भी हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं, पॉसिबल नहीं है। 1/2 कोई प्राकृत संख्या थोड़ी है। तो x का मान प्राकृत संख्या चाहिए था। ठीक है ना, और साथ में x का मान यहाँ इतना चाहिए था, लेकिन इसमें तो आया 1/2। इसका मतलब बच्चों पॉसिबल ही नहीं है। जब ये पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब मैंने क्या बताया था, इसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी, 0। मतलब ऐसा ना, ये मतलब ये दोनों कंडीशन मिलकर बिल्कुल भी नहीं हो सकती कि ये भी हो और साथ में प्राकृत संख्या भी हो। तो इस केस में बच्चों मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, क्या बोला था कि अगर ऐसा होता तो ये कौन सा होता है, फाई होता है। लेकिन अभी हम मतलब रिक्त समुच्चय होता है, लेकिन हमसे ये तो पूछा ही नहीं गया बिल्कुल भी कि रिक्त समुच्चय है या नहीं। यहाँ पे बात केवल परिमित और अपरिमित की गई है। तो परिमित बच्चों मैंने तुम्हें बताया था ना कि रिक्त समुच्चय किसके अंदर आता है, परिमित में ही आता है ना। तो तुम यहाँ पे लिखोगे कि यह क्या है, रिक्त समुच्चय है। ठीक है ना, समुच्चय है जो कि परिमित होता है। ठीक है, जिसको कि क्या बोलते हैं, परिमिति तो बोलते हैं।
नेक्स्ट है बच्चों कि x बिलोंग्स टू n और x एक अभाज्य संख्या, मतलब कि वो x जो है वो प्राकृत संख्या भी होनी चाहिए। प्राकृत तुम्हें पता है ना, 1 2 3 4 5 6, और साथ में अभाज्य भी होनी चाहिए। तो प्राकृत और अभाज्य का अगर हम देखें कॉम्बिनेशन की, जो प्राकृत भी और अभाज्य भी हो, तो एक तरीके से वो अभाज्य ही तो आएंगी। अभाज्य में कौन कौन सी आती हैं? 2 3 5 7, तो ये सारी की सारी क्या होती हैं? सारी की सारी क्या होती हैं? प्राकृत संख्याएं तो होती है ना। तो एक तरीके से ये सभी अभाज्य संख्याएं तो आइए, समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? कि x बिलोंग्स टू n लिखा है, मतलब कि x क्या होनी चाहिए? एक प्राकृत संख्या होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे बोला साथ साथ में क्या होनी चाहिए? वो एक अभाज्य संख्या भी होनी चाहिए। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? अब तुम देख लो, मतलब दोनों चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन तुम देखो जो अभाज्य संख्याएं होती हैं 2, ठीक है ना, 3 5 7, इस तरीके से आगे अनंत तक जो चलती हैं वो प्राकृत भी तो होती हैं। वो सारी की सारी पॉजिटिव नंबर तो होती हैं। एक तरीके से इसका आंसर क्या हो गया? सीधा हम ये भी तो बोल सकते हैं कि अभाज्य संख्याओं का समुच्चय आया है। ये किसका यह किसका समुच्चय आ गया? यह अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है, ठीक है ना। और क्योंकि सारी अभाज्य संख्याएं प्राकृत भी होती हैं तो ये खुद से ही हो गया एक तरीके से। तो यह अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, जो कि क्या होता है बच्चों? परिमित होता है कि हमें अपरिमित होता है? बताओ कहाँ तक जाता है अभाज्य संख्याओं का? अनंत तक जाता है ना, जो कि कैसा समुच्चय है? अपरिमित है। तो अपरिमित समुच्चय, तो इस तरीके से अपरिमित आ जाएगा, ठीक है। ऐसे बच्चों इसका लास्ट है कि यदि क्या हो, x बिलोंग्स टू n और x क्या है? विषम है। तो बच्चों अब कौन सी संख्या आएंगी? मतलब प्राकृत भी होनी चाहिए और विषम भी होनी चाहिए। इसका मतलब कौन सी संख्याएं आ जाएंगी? जो प्राकृत भी होंगी, मतलब 1 2 3 4 5 है, और विषम भी होंगी। तो विषम कौन सी होती हैं इसमें बच्चों? जो प्राकृत तो हैं लेकिन विषम है, तो कौन सी आ जाएंगी? 1 3 5 7 9, ठीक है ना, 11 13 15, यही तो आएंगी। इसका मतलब है कुल मिला के हम क्या बोलेंगे? विषम प्राकृत संख्याएं भी तो बोल सकते हैं। इनको नाम दे सकते हैं कि कौन सी वाली प्राकृत संख्याएं जो क्या है? विषम है, ठीक है। तो यह किसका समुच्चय आ जाएगा? यह विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। और विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय कहाँ तक जाएगा बच्चों? यदि बताओ, जो कि क्या है? अपरिमित तो होगा, जो कि अपरिमित समुच्चय है। तो बच्चों अब इसमें जो मैंने तुम्हें टॉपिक आज बताए हैं, रिक्त समुच्चय बताया है, परिमित और अपरिमित समुच्चय मैंने बता दिया है। इसमें अभी एक जो टॉपिक एक्सरसाइज से रिलेटेड बचा है वो समान समुच्चय बचा है। इसको हम नेक्स्ट उसमें हम करेंगे। तो अभी तुम्हें क्या करना है, फ़िलहाल इससे रिलेटेड जो प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 1 2 3, ठीक है ना, 1 2 3, ये क्वेश्चन तुम्हें करने हैं, ठीक है ना। 1 2 3 में परिमित अपरिमित और रिक्त से रिलेटेड क्वेश्चन, ये होमवर्क है तुम्हारा।